प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। डीआर बायोलॉजी क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने सेंट्रल डोगमा थ्योरी का अध्ययन किया, जिसे हमें आनुवंशिक सूचनाओं के संचरण का केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। इसके साथ ही हमने पढ़ा डीएनए से आरएनए संश्लेषण, और इस घटना को हमने नाम दिया था ट्रांसक्रिप्शन। तो इसके बाद जो आरएनए बनते हैं, इनके द्वारा पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है, जिसे हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं, और इस घटना को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन या अनुवादन। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने जान लेते हैं कि ये अनुवादन की क्रिया कौन सी कोशिकाओं में होती है, फिर ये अनुवादन की क्रिया कब होती है, और तीसरा अपना बिंदु रहेगा कि ये अनुवादन की क्रिया कहां पर होती है और फिर कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, ट्रांसलेशन या अनुवादन। तो देखिए, ये जो ट्रांसलेशन या अनुवादन की क्रिया है, ये दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में होती है, अर्थात ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होती है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होती है। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो जाती है कि ट्रांसलेशन की क्रिया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में संपन्न होती है। अब देखिए, दोनों में अंतर कहाँ रहता है। अपने को पता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर हमने डीएनए से आरएनए का संश्लेषण किया, और यह क्रिया होती है केंद्रक के अंदर। अब बनने वाला जो आरएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में आकर क्या करना शुरू कर देता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का संश्लेषण शुरू कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि यह क्रिया जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ठीक इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही संपन्न होती है। अंतर ये रहता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में अधिकांश जो ट्रांसलेशन होता है वो ईआर पर पाए जाने वाले राइबोसोम के ऊपर पाया जाता है, जबकि यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अनुवादन होता है वो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले राइबोसोम के अंदर होता है। साथ ही साथ यहाँ जो क्रिया होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम पर, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर यह क्रिया होती है 80S राइबोसोम पर। अब देखिए, अनुवादन या ट्रांसलेशन की क्रिया होती कब है। तो देखिए, ध्यान देना, यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो अनुवादन होता है वो अनुलेखन क्रिया के साथ साथ होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ जो डीएनए से आरएनए संश्लेषण हो रहा है, अर्थात अनुलेखन हो रहा है, इसके साथ ही क्या होता है, अनुवादन होता है। अनुवादन और अनुलेखन की क्रिया क्या होती है, साथ साथ होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अपने को पता है कि अनुलेखन की क्रिया कहाँ हो जाती है, केंद्रक के अंदर होती है, जबकि अनुवादन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो पहले अनुलेखन क्या होता है, पूर्ण होता है, और उसके बाद क्या शुरू होता है, अनुवादन शुरू होता है। फिर देखिए, दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में जो अनुवादन की क्रिया होती है वो 5' से 3' की ओर होती है, अर्थात 5' दिशा से 3' दिशा में अनुवादन होता है। तो ये थी अपने अनुवादन के बारे में बेसिक जानकारियां। अगर अपने ट्रांसलेशन या अनुवादन को परिभाषित करना चाहे तो सीधी सिंपल सी परिभाषा है कि एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, अनुवादन कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अनुवादन क्रिया के चरण या इसकी प्रोसेस। तो देखिए विद्यार्थियों, संपूर्ण जो अनुवादन की क्रिया होती है इसे हमें 5 चरणों में डिवाइड करते हैं। 5 चरणों में यह क्रिया कंप्लीट होती है, और अनुलेखन और अनुवादन जो होता है इसके अधिकांश चरण एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसका जो पहला चरण है, इस पहले चरण के दौरान क्या होता है,
एमिनो अम्लों का क्या होता है, सक्रियण होता है। तो पहला चरण क्या हो जाएगा, एमिनो अम्लों का सक्रियण। देखिए अपने को पता है कि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में लगभग 22 प्रकार के एमिनो अम्ल पड़े रहते हैं, परंतु वो जो एमिनो अम्ल होते हैं वो एमिनो अम्ल निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इन निष्क्रिय एमिनो अम्लों को क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा, जिसे हम एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो इसका दूसरा चरण है, उस चरण में ये जो एक्टिवेट एमिनो एसिड है ये टीआरएनए के साथ जुड़ेंगे और इस घटना को हम नाम देते हैं सक्रिय एमिनो अम्लों का टीआरएनए के साथ जुड़ना। सक्रिय एमिनो अम्लों का टीआरएनए के साथ जुड़ना, या इसे हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए अर्थात इस क्रिया के दौरान क्या हो जाते हैं, टीआरएनए जो अणु है वो चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके साथ क्या जुड़ जाते हैं, एमिनो एसिड जुड़ जाते हैं। आगे के जो तीनों चरण हैं वो अपने जिस प्रकार से अनुलेखन क्रिया के दौरान श्रृंखला प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापनकारी चरण थे, उसी प्रकार इसमें है। यहाँ कौन सी चेन बनेगी, यहाँ बनेगी पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि कई सारे एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पहला चरण क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण, लॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और अंतिम चरण में क्या हो जाएगी, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बननी बंद हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन, या नाम देते हैं इसे हमें टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो तीनों चरण है ये अनुलेखन के दौरान हुए थे। यहाँ हमने आरएनए संश्लेषण क्रिया का प्रारंभ करवाया था, फिर यहाँ एमआरएनए की लंबाई में वृद्धि हुई थी और यहाँ पे एमआरएनए के बनने की क्रिया समाप्त हो गई थी। तो ये तीनों चरण यहाँ ध्यान देना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण प्रारंभ होता है, इनका दीर्घीकरण होता है और इनका समापन होता है। अब देखिए प्रोटीन संश्लेषण की इस क्रिया में अपने को कौन कौन सी आवश्यक सामग्री चाहिए, कौन कौन से घटकों की अपने को आवश्यकता होती है, नीड्स होती है। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो अपने को चाहिए आरएनए, और यहाँ अपने को पता है कि तीनों ही प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए की आवश्यकता होती है। तो आरएनए अपने को चाहिए, फिर अपने को क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए, राइबोसोम चाहिए, फिर अपने को क्या चाहिए, एमिनो अम्ल चाहिए, और फिर इन एमिनो अम्लों को एक्टिवेट करने के लिए, सक्रिय करने के लिए क्या चाहिए अपने को, एंजाइम चाहिए। फिर श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए जो कारक उत्तरदायी होते हैं उसे हम बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर। श्रृंखला के दीर्घीकरण के लिए जो कारक उत्तरदायी होते हैं इन्हें बोलते हैं एलोंगेशन फैक्टर, और श्रृंखला को समाप्त करने के लिए जो कारक आवश्यक होते हैं उन्हें बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर। तो ये तीनों के तीनों कारक अपने को अनुवादन क्रिया के दौरान चाहिए। तो विद्यार्थियों चलिए शुरू करते हैं अपने अनुवादन क्रिया का पहला चरण, एमिनो अम्लों का सक्रियकरण या एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो देखिए इस क्रिया के दौरान क्या होता है, अपने पास कोशिका द्रव्य के अंदर लगभग 22 प्रकार के, पहले 20 प्रकार माने जाते थे, एमिनो एसिड स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। हालांकि यहां जो एमिनो एसिड है वो क्या है, निष्क्रिय है। तो सबसे पहले क्या होगा, इन एमिनो अम्लों के साथ कौन जुड़ेगा, एटीपी जुड़ेगा, और एटीपी के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हुए ये एमिनो अम्ल एक एंजाइम जिसे हमें एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज या एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम के नाम से जानते हैं,
या इसे हम बोलते हैं सक्रियकारी एंजाइम, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एमिनो अम्लों को सक्रिय कर रहा है। साथ ही साथ इस क्रिया में अपने को मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहां ये जो एमिनो एसिड है ये एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करते हुए सबसे पहले एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेगा। एमिनो एसिड एएमपी एडेनाइलेट मोनोफास्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब देखिए इस क्रिया के दौरान यहाँ एटीपी में फास्फेट के 3 अणु मौजूद है, जबकि यहाँ मोनोफास्फेट एक फास्फेट अणु आ गया, तो साथ ही साथ अपने फास्फेट के 2 अणु मुक्त हो जाएंगे जिन्हें हमें पायरोफास्फेट के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ हम कह सकते हैं कि जो एमिनो एसिड अब तक एक्टिवेट नहीं था वो अब एएमपी और एंजाइम के साथ जुड़कर क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। और ये अपना पहला चरण है एमिनो अम्लों का सक्रियकरण, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ध्यान देना यहाँ एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम एमिनो अम्ल के साथ एएमपी और एंजाइम कॉम्प्लेक्स जोड़कर इन एमिनो अम्लों को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। अब ये एमिनो अम्ल टीआरएनए के साथ जुड़ने के लिए क्या है, तैयार है। तो देखिए दूसरे चरण के अंतर्गत अपने सक्रिय एमिनो अम्ल क्या करेंगे, सक्रिय एमिनो अम्ल टीआरएनए के साथ जुड़ेंगे और इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए कहते हैं, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। तो देखिए इस क्रिया के दौरान क्या होगा, अपने पास क्या है, एमिनो अम्ल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स अब किसके साथ जुड़ जाएगा, टीआरएनए के साथ जुड़ जाएगा। इस क्रिया के दौरान भी एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम भाग लेता है, सिंथेटेज एंजाइम भाग लेता है। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, जो एमिनो एसिड है इस एमिनो एसिड के साथ क्या जुड़ गया, टीआरएनए जुड़ गया। अब 2 घटक जो बचे हुए कौन कौन से, एएमपी, वो एएमपी यहां मुक्त हो जाएगा और दूसरा घटक अपना कौन सा था, एंजाइम। यहां एंजाइम भी अपने क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये एएमपी और एंजाइम जो है वो यहां से अलग हो जाएंगे और अपने को क्या प्राप्त हो गया, एमिनो एसिड युक्त टीआरएनए प्राप्त हो गया। इस एमिनो अम्ल युक्त टीआरएनए को ही अपने क्या कहेंगे, सक्रिय एमिनो अम्ल युक्त टीआरएनए, या इसे हम कहेंगे चार्जेज टीआरएनए, आवेशित टीआरएनए के नाम से जानते हैं। तो यहाँ अपना दूसरा चरण भी कंप्लीट हो गया, जिसके दौरान हमने क्या किया है, टीआरएनए को क्या किया है, चार्ज किया है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो 2 चरण यहाँ पे अपने कंप्लीट हो जाते हैं, एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम तथा मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में। देखिए एमिनो एसिड के टीआरएनए के साथ जुड़ने के पश्चात अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना प्रारंभ होता है, जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभन। तो अगला जो अपना चरण होगा वो होगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभन, या इसे हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इनिशिएशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन।
तो देखिए इस क्रिया के दौरान क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनना शुरू होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, इस प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में तीनों ही प्रकार के आरएनए भाग लेते हैं। अब वो तीनों प्रकार के आरएनए किस प्रकार से आपस में मिलकर एक एमिनो एसिड के द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन करते हैं। तो देखिए अब अपने पास क्या उपस्थित है, अब अपने पास सबसे पहले तो अनुलेखन क्रिया के दौरान बना हुआ क्या उपस्थित है, एमआरएनए उपस्थित है। दूसरा अपने पास क्या है, ऐसा टीआरएनए उपस्थित है, ये लो जी एमआरएनए उपस्थित है। दूसरा अपने पास ऐसा टीआरएनए उपस्थित है जो क्या है, चार्जेज है, जिसके ऊपर एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है। और तीसरा अपने पास क्या उपस्थित है, राइबोसोम उपस्थित है। अब राइबोसोम कहते किसे हैं, जब आरआरएनए के साथ प्रोटीन जुड़ जाती है तो इसे हम क्या नाम देते हैं, राइबोसोम के नाम से जानते हैं। और अपने को पता है कि राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई। यहां देखिए एमआरएनए जो है वो राइबोसोम की छोटी उप इकाई के साथ जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ आरआरएनए राइबोसोम के रूप में और एमआरएनए का संयोजन उपस्थित है। और अपने को पता है कि ये जो एमआरएनए है इस पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक संदेश जो डीएनए के द्वारा स्थानांतरित हुए थे वो उपस्थित होते हैं। और साथ ही साथ अपने को पता है कि टीआरएनए पर भी एंटीकोडॉन पाए जाते हैं। तो देखिए कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से बहुत सारे टीआरएनए, ये अपने क्या है, कोशिका उपस्थित है, ये न्यूक्लियस उपस्थित है, यहाँ अपना साइटोप्लाज्म है। तो बहुत सारे अपने जो क्या है टीआरएनए है वो टीआरएनए यहाँ पर मुक्त रूप से पड़े रहते हैं। और एक्टिवेट होने के बाद प्रत्येक जो टीआरएनए होता है इस पर यहाँ विशेष एंटीकोडॉन उपस्थित रहता है जो कि एमआरएनए के कोडॉन के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पे जो एमिनो एसिड उपस्थित होगा वो एमआरएनए के इस कोडॉन के अनुसार ही यहाँ उपस्थित होगा। और अपने को पता है कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का प्रारंभ होता है, उस प्रारंभ करने के लिए जो कोडॉन उत्तरदायी होता है उसे हमें AUG, किसी भी क्रिया को शुरू करने के लिए अपने क्या कहते हैं, AUG। तो ये AUG कोडॉन इस श्रृंखला को शुरू करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए होगा क्या, जब राइबोसोम की छोटी उप इकाई के साथ एमआरएनए अणु जुड़ जाएगा, इस स्थिति में कुछ कारक जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो IF के नाम से जिन्हें हम जानते हैं इनिशिएशन फैक्टर, और यूकैरियोटिक कोशिका के लिए पहले E लगा देते हैं, EIF के नाम से जानते हैं। तो ये इनिशिएशन फैक्टर या जो श्रृंखला प्रारंभक कारक है, इन कारकों की सहायता से इस एमआरएनए के कोडॉन के साथ क्या जुड़ जाएगा, टीआरएनए जुड़ जाएगा। ये लो जी यहाँ जोड़ दिया हमने टीआरएनए। तो देखिए टीआरएनए यहाँ जो जुड़ता है, इस टीआरएनए की एक भुजा के साथ इस AUG कोडॉन के पूरक कोडॉन वाला टीआरएनए ही यहाँ जुड़ता है। तो A के साथ U, U के साथ A और G के साथ C, UAC एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए यहाँ एमआरएनए के प्रारंभक कोडॉन के साथ जुड़ जाता है। अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा, अपने को पता है कि AUG कोडॉन के लिए जो एमिनो एसिड होता है वो कौन सा होता है, अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो वो कौन सा होएगा, मिथ्योनिन होएगा। और अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो ये फार्माइल मिथ्योनिन होएगा, फार्माइल मिथ्योनिन होएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ एमआरएनए के साथ टीआरएनए के संयोजन से यहाँ एक एमिनो अम्ल आ गया। देखिए यहाँ जो टीआरएनए जुड़ रहा है, इसके जुड़ने के लिए एक निश्चित स्थल होता है। तो इसको आप थोड़ा समझिए, जो राइबोसोम की छोटी उप इकाई है उसके साथ तो कौन जुड़ जाएगा, एमआरएनए जुड़ जाएगा। और जो बड़ी उप इकाई होती है इसमें 3 स्थल पाए जाते हैं। कौन कौन से स्थल, इसको हम बोलते हैं A साइट, P साइट और E साइट। तो ध्यान देना, ये जो P साइट है इस पर सबसे पहले
टीआरएनए, जो पहला टीआरएनए होता है यूएसी एंटीकोडोन वाला, जिस पर मिथ्योनिन एमिनो एसिड होता है, वो आकर जुड़ता है कहां पर, पी साइट पर। और फिर अगले चरण में हम देखेंगे कि जो नया दीर्घीकरण क्रिया के दौरान, एलोंगेशन क्रिया के दौरान जो नया टीआरएनए आके जुड़ता है वो यहाँ ए साइट पर जुड़ेगा और फिर पी साइट वाला ई साइट से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। इसको हम दीर्घीकरण के दौरान समझेंगे, लेकिन यहाँ इतना ध्यान रखना है अपने को कि पी साइट पर आकर प्रथम मिथ्योनिन एमिनो अम्ल वाला टीआरएनए जुड़ जाता है, तो ये यहाँ से अपनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभन हो जाता है। तो देखिए इस क्रिया के दौरान कौन कौन से प्रमुख घटनाएं होती है, प्रोसेस होती है। तो देखिए सबसे पहले राइबोसोम की छोटी उप इकाई के साथ, अब छोटी उप इकाई अपने को पता है कि अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो कौन सी होगी, 30S, और अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो कौन सी होगी, 40S। इस छोटी उप इकाई के साथ कौन जुड़ जाता है, mRNA जुड़ जाता है। और दूसरा अपना चरण है कि राइबोसोम की बड़ी उप इकाई की पी साइट पर, पी स्थल पर कौन जुड़ जाता है, टीआरएनए जुड़ जाता है, जिस पर क्या उपस्थित है, एमिनो एसिड उपस्थित है, मिथ्योनिन एमिनो अम्ल पाया जाता है। तो ये अपना पहला चरण यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभन। इस टीआरएनए के यहाँ पर जुड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा प्रदान की जाती है वो जीडीपी के द्वारा प्रदान की जाएगी। देखिए दीर्घीकरण क्रिया के दौरान यहाँ कुछ एलोंगेशन फैक्टर, जिन्हें हम दीर्घिकारक के नाम से जानते हैं, वो भाग लेते हैं और इन एलोंगेशन फैक्टर की सहायता से इस राइबोसोम के दूसरे स्थल पर, देखिए यहां हमने राइबोसोम के 3 स्थल बनाए थे। पहला स्थल था अपना मिडल वाला पी स्थल, दूसरा स्थल अपना ए स्थल और यहाँ था अपना ई स्थल। पी स्थल के साथ अपने मेथियोनिन एमिनो अम्ल वाला टीआरएनए जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ ए स्थल पर इस राइबोसोम की अगली जो कोडोन श्रृंखला है उसको पढ़ते हुए नया टीआरएनए आकर जुड़ेगा। देखिए इस क्रिया को आप इस प्रकार से समझिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये फोटोकॉपी की मशीन की भांति इस एमआरएनए के कोडोन को रीड करता है, अर्थात पहला टीआरएनए यहाँ आने के बाद ये राइबोसोम पूरा का पूरा आगे की दिशा में खिसकेगा। अब जैसे जैसे ये राइबोसोम आगे की दिशा में खिसकेगा, यहाँ एमआरएनए पर और नाइट्रोजन क्षारकों के कोडोन उपस्थित है, तो इन नाइट्रोजन क्षारकों के कोडोन को पढ़ा जाएगा और यहाँ लगातार टीआरएनए जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब टीआरएनए कहां पर जुड़ेंगे, नया जुड़ने वाला टीआरएनए कहां जुड़ेगा, ए स्थल पर जुड़ेगा। फिर जैसे ही राइबोसोम आगे बढ़ेगा, पी स्थल वाला टीआरएनए ई स्थल से होता हुआ बाहर निकल जाएगा और ए वाला किस पे आ जाएगा, पी पे आ जाएगा। फिर जैसे आगे बढ़ेगा नया टीआरएनए ए पे आ जाएगा। तो इस प्रकार लगातार यह क्रम में चलता रहता है। देखिए इस क्रिया में फायदा क्या होता है, प्रत्येक आने वाले टीआरएनए के साथ यहाँ एमआरएनए पर पाए जाने वाले त्रिक कोडोन के अनुसार एमिनो एसिड उपस्थित होता है और ये एमिनो अम्ल COOH समूह की सहायता से, कार्बोक्सिल समूह की सहायता से टीआरएनए के साथ जुड़ा होता है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर दूसरा टीआरएनए आएगा तो अपने को पता है कि एमिनो एसिड के 2 पार्ट होते हैं, एक कार्बोक्सिल समूह है और दूसरा एमिनो समूह है। इन दोनों के बीच में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से एक बॉन्ड बन जाएगा एमिनो और कार्बोक्सी समूह के बीच और उस बॉन्ड को अपने नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बंध का निर्माण हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ ई साइड से टीआरएनए अणु बाहर निकल रहा है, वो अपना एमिनो अम्ल यहाँ छोड़कर जा रहा है, अर्थात टीआरएनए आता है, अपना एमिनो अम्ल यहाँ छोड़ता है और स्वयं बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ कई एमिनो अम्लों की एक चेन बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है, जिसे ही हमने क्या नाम देना है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला नाम दिया है। तो देखिए एलोंगेशन चरण के अंतर्गत एलोंगेशन फैक्टर की सहायता से लगातार यहाँ पे अपना कौन सी साइड थी, यहाँ पे अपना पी स्थल था, तो प्रारंभ में सर्वप्रथम पी स्थल पर आकर टीआरएनए जुड़ता है, फिर अपनी ए साइड थी और ये अपनी ई साइड थी।
तो प्रारंभ में पी स्थल पर जुड़ने वाला जो टीआरएनए है उसके साथ ए स्थल पर नया टीआरएनए आके जुड़ता है, जिसके पास क्या उपस्थित है, एमिनो एसिड उपस्थित है। अब ये पूरी की पूरी सांचा आगे की तरफ खिसकता है, तो यहाँ जो एमिनो एसिड के लिए उत्तरदायी कोडोन होते हैं उनको पढ़ा जाता है, और इन कोडोन को पढ़ते हुए उस कोडोन के लिए जो उत्तरदायी एंटीकोडोन वाला टीआरएनए है वो यहाँ ए स्थल पर आकर लगातार जुड़ता चला जाता है, और जो पी स्थल वाला टीआरएनए है वो बाहर निकलता चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लगातार टीआरएनए के जुड़ने के कारण जो दो एमिनो एसिड एक दूसरे के पास आते हैं उनके मध्य पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम की उपस्थिति में पेप्टाइड बंध का निर्माण हो जाता है, और इस प्रकार से एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला बनती चली जाती है, जिसे हमने नाम दिया है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन का यहाँ लगातार निर्माण होता चला जाता है, और इस चरण को ही अपने क्या कहेंगे, दीर्घीकरण एलोंगेशन स्टेप के नाम से जानते हैं। देखिए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन अपना अनुवादन क्रिया का अंतिम चरण है। तो अपने को पता है कि जो त्रिक कोडोन होते हैं उनकी संख्या 64 होती है। इन 64 त्रिक कोडोनों में से 3 कोडोन ऐसे होते हैं जिनके द्वारा किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड का संश्लेषण नहीं किया जाता, उन्हें हम UAA, UAG तथा UGA कोडोन के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक कोडोन जब इस mRNA यूनिट पर आ जाता है, mRNA इकाई पर आ जाता है, तो इसके लिए कोई पूरक एंटीकोडोन वाला टीआरएनए उपलब्ध नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि अब ये जो साइट है, कौन सी, ए साइट, ये खाली हो गई है। इस ए साइट के खाली होने के दौरान ही क्या करते हैं, कुछ रिलीजिंग फैक्टर होते हैं जिन्हें हम समापनकारी कारक कहते हैं, वो कारक एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होते ही यहाँ जो पी साइट वाला टीआरएनए है वो बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार से ये जो एमिनो एसिड की चेन है ये क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और इस चेन के अलग होने के पश्चात हम कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अपनी अलग हो गई। कुछ समय पश्चात राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां भी अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अपना समापन हो जाता है, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये प्रोटीन का निर्माण कर लेती है। यहाँ देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो जो एमआरएनए होता है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है, अर्थात कई सारी प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण एक ही प्रकार का एमआरएनए करता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर ये मोनोसिस्टोनिक होता है, अर्थात एक एमआरएनए एक ही प्रकार की पॉलीपेप्टाइड का निर्धारण करता है। तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर भाग लेने वाले जो एमिनो एसिड होते हैं या पेप्टाइड श्रृंखला होती है, इसके आधार पर प्रोटीन की संरचना का प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक विन्यास निर्धारित किया जाता है। तो अपना ये ट्रांसलेशन या अनुवादन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। देखिए यह क्रिया एक ही राइबोसोम पर निर्धारित नहीं होती, अर्थात एमआरएनए के साथ एक राइबोसोम यहाँ जुड़ गया, इसके पीछे जैसे ही ये राइबोसोम आगे बढ़ा यहाँ दूसरा राइबोसोम जुड़ गया, फिर जैसे ही ये आगे बढ़ा एयूजी के द्वारा तीसरा राइबोसोम जुड़ गया। इस प्रकार से कई सारे राइबोसोम एमआरएनए लड़ी के साथ जुड़ जाते हैं, ताकि ये प्रोटीन संश्लेषण या पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण की क्रिया लगातार तीव्रता से जारी रहे, और इस स्थिति को अपने पॉलीराइबोसोम के नाम से जानते हैं। एमआरएनए के साथ कई सारे राइबोसोम के जुड़ने के कारण, जैसे पहला जुड़ गया इसने श्रृंखला शुरू कर ली, फिर दूसरा जुड़ गया इसने श्रृंखला शुरू कर ली, तीसरा जुड़ गया इसने श्रृंखला शुरू कर ली। तो इस प्रकार से कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं लगातार पॉलीराइबोसोम के द्वारा बनती रहती है, और प्रोटीन का संश्लेषण अनवरत जारी रहते हैं। तो चलिए अपने रिव्यू करते हैं। 5 चरणों में हमने इस क्रिया, संपूर्ण क्रिया को बांटा है। तो अनुवादन की क्रिया का पहला चरण था अपना एंजाइमों का एक्टिवेशन या एमिनो एसिड का एंजाइम की सहायता से एक्टिवेशन, जिसे हमने नाम दिया था कि एमिनो अम्लों का सक्रियकरण। दूसरा चरण था ये जो सक्रिय एमिनो अम्ल है ये टीआरएनए के साथ जुड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। फिर अपना तीसरा जो चरण था वो था पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभन। एयूजी कोडोन या जीयूजी कोडोन की पहचान करते हुए प्रथम टीआरएनए राइबोसोम की
बड़ी उपिकाई पर अपना एमिनो एसिड छोड़ता है पी स्थल पर, इस घटना को हमने नाम दिया था पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभन। फिर ये राइबोसोम इस एमआरएनए पर आगे खिसकता चला जाता है और लगातार डिकोड करते हुए एमआरएनए के त्रिक कोडोनों को इस पर टीआरएनए लगातार ए स्थल से जुड़ते चले जाते हैं, पी स्थल वाले ई स्थल से होते हुए बाहर निकलते चले जाते हैं। इसके कारण एक एमिनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन का वृद्धन होता है, जिसे हमने नाम दिया था पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। और अंत में जब UAA, UAG या UGA में से कोई एक कोडोन इस mRNA इकाई पर आ जाता है तो इसके लिए आवश्यक टीआरएनए नहीं होता, तो ये ए स्थल खाली हो जाता है। फिर ये टीआरएनए बाहर निकल जाता है, राइबोसोम की दोनों इकाइयां पृथक हो जाती है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन अपने को प्राप्त हो जाती है, जिसे हमने नाम दिया था पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन। तो देखिए संपूर्ण क्रिया के दौरान तीनों ही प्रकार के आरएनए भाग लेते हैं, साथ ही साथ एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम भाग लेता है। इसके अलावा जीटीपी के द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है और श्रृंखला शुरू करने के लिए जो कारक उत्तरदायी होते हैं उन्हें बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर। श्रृंखला के दीर्घीकरण के लिए जो कारक उत्तरदायी होते हैं उन्हें बोलते हैं एलोंगेशन फैक्टर और श्रृंखला के समापन करने के लिए जो कारक उत्तरदायी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेशन फैक्टर या समापनकारी कारक के नाम से जानते हैं। तो रिलीजिंग फैक्टर की सहायता से ये क्रिया अपनी समाप्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि लगातार आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के कोशिका द्रव्य में जारी रहता है, जिसे हमने अनुवादन नाम दिया है। तो इस प्रकार से ये अपनी अनुवादन क्रिया कंप्लीट हो जाती है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप कमेंट के अंदर अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा ताकि अपने आने वाले वीडियोज़ के अंदर सुधार कर सकें या फिर संशोधित वीडियो अपने जारी कर सकें। साथ ही साथ आप अपने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स बता दीजिएगा जिन पर अपने जल्दी वीडियोज़ रिलीज करेंगे। तो अपने ये जो बेसिक जानकारियाँ चल रही है, आपके जो वीडियोज़ चल रहे हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड, ये जूनियर क्लास के लिए, सीनियर क्लास के लिए और बीएससी एमएससी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम के वो टॉपिक है जिनसे संबंधित प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्रत्येक विद्यार्थी जो साइंस से अपना संबंध रखता है वो इन टॉपिक का अध्ययन कर सकता है। धन्यवाद।